So good morning everyone. So this is our chapter acid base and salt, and in this we are going to start about pH scale and acidity and pH scale. तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये पीएच स्केल क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। ये उससे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को हमने अब तक पढ़ा क्या क्या था। हमने पढ़े सबसे पहले एसिड और बेस की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, देन इंडिकेटर पढ़ा। उसके बाद में हमने एसिड और बेस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाई करी थी कि किस तरीके से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देन एसिड फिर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, देन एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन क्या होती है। देन उस एसिड और बेस की जब आपस में रिएक्शन पड़ी थी, हमने उस रिएक्शन का नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एसिड एंड बेस की डेफिनेशन में सबसे पहले एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एसिड आर दोज क्वांटिटीज विच न्यूट्रलाइज इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। वो बेस की प्रेजेंस में अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। तो कौन सी चीज होती है जो एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में बताती है, क्या होता है उस चीज का, और कितनी एसिडिक है कितनी एसिडिक नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं भाई ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये नहीं है इतना एसिडिक। ये जैसे खाने के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि भाई ये ज्यादा खट्टा है तो क्या मतलब है स्वाद का। तो उस चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। और पीएच स्केल में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पीएच स्केल के डिफरेंस की वजह से ही हम लोगों की जो बॉडी है वो कुछ काम कर पाती है। कुछ एनिमल्स हैं, उन्होंने इस पीएच स्केल के डिफरेंस को जो है कि किसी चीज में पीएच कम है किसी का पीएच ज्यादा है, इस डिफरेंस को उन्होंने अपना डिफरेंस मैकेनिज्म बनाया। ठीक है। इसी डिफरेंस की वजह से जो है हमारे प्लांट्स भी जो है ग्रो कर पाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सॉइल होती हैं, जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भाई महाराष्ट्र वगैरह की साइड में जो है ब्लैक सॉइल होती है, दैट इज गुड फॉर कॉटन। हमारा हरियाणा है आपका, हमारा यूपी है और पंजाब है, यहाँ पे शुगर केन बड़ा अच्छा तरीके से हो पाता है। तो यहाँ की सॉइल का कुछ अलग पीएच वैल्यू है। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स के पीएच वैल्यू किस तरीके से चेंज होते हैं, क्या उनकी चीजें होती हैं। तो पीएच स्केल का आप एक तरीके से सोच सकते हो कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो पीएच स्केल वैसे तो बहुत छोटा सा आपके इस बार सिलेबस में है। मोर ओवर यू आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट इन योर क्लास 11th केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर, सिर्फ थ्योरी पोर्शन है इसके ऊपर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल, एक भी न्यूमेरिकल आप लोगों का नहीं आने वाला। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। जैसे कि हमको पता था कि भाई एसिड के बारे में हमने पढ़ा था, साइंटिस्ट हुए थे ब्रॉन्सन एंड लॉरी। फर्स्ट जो सेकंड लेक्चर आपका मैंने डाला हुआ यूट्यूब पे, उसमें आपने पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया था कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन। ये H3O पॉजिटिव होता है। ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो H3O पॉजिटिव कैसे मिलता है, वाटर प्लस H पॉजिटिव, तो हमारे पास बन गया H3O पॉजिटिव आयन। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, HYDRONIUM, हाइड्रोनियम आयन, एंड दिस इज नोन एज H पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन जो भी चीज हमें सब्सटेंस जो है देता है, उसे बोल देते हैं हम लोग वाटर। सो जितना ज्यादा कोई सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव आयन देता है तो उसे बोलते हैं उसकी उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है। इन a similar manner, if a substance has a tendency to give OH negative ion in water, then we consider that substance as a base. अगर कोई सब्सटेंस हमें पानी पे मिलने के बाद में OH नेगेटिव आयन देता है तो we consider it as a base. एंड जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ H पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यू कह सकते आप लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर। एंड आप इसमें लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर। तो ये दो पॉइंट आपके हो गए। आपके इन्हीं दो पॉइंट से आपका पूरी पूरी लाइन समराइज हो जाती है। ठीक है जी। Now the concentration of H positive ion is written in a simplified form introducing by the Sorensen known as pH scale. अब एक साइंटिस्ट हुए थे सोरेसन, इन्होंने क्या करा कि भाई इस कंसंट्रेशन टर्म को भाई बार बार मेरे को एसिड के लिए अलग बोलना पड़ता है, बेस के लिए अलग बोलना पड़ता है।
तो इन्होंने क्या करा, इस पूरी की पूरी आफत को बार बार अलग अलग बोलने के लिए उन्होंने बोल दिया सीधे सीधे, भैया एक ही चीज बना देता हूं मैं, पीएच स्केल। ठीक है। और इन्होंने बनाया भाई पीएच स्केल विल वेरी फ्रॉम 0 to 14। 0 का मतलब है एसिडिक, एसिडिक, और 14 का मतलब हो गया बेसिक। बेसिक। अब एसिडिक और बेसिक का मतलब यही है आपका कि एसिडिक का मतलब है कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, बेसिक का मतलब हमारे पास OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। जो हमारी मेन चीज थी, जो हमारा पिलर था, वो तो यही है डिफरेंस करने का। बट उसने दो अलग अलग चीजों को ना बोल के उन्होंने सीधे सीधे एक ही चीज में बोलने की कोशिश करी, पीएच स्केल। तो पीएच को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि उसमें H पॉजिटिव आयन की हाइड्रोजन की कितनी पावर है। आप इसको इस तरीके से भी पीएच की फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी समझ सकते हैं। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, प्रोटेजन ऑफ हाइड्रोजन करके इसमें जो है इसका नाम होता है। तो उस नाम पे हमें कुछ नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना याद रख सकते हो, पीएच स्केल इंडिकेट अबाउट द पावर ऑफ हाइड्रोजन, और यू कैन से कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। आप इसको H पॉजिटिव आयन की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, आप इसको OH नेगेटिव आयन की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की, एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं, एज पर द न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या होती है, ये है वो डेफिनेशन। तो पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ एक्टिविटी ऑफ एच आयन। अब ये आप लोगों के लिए नेगेटिव लॉगरिदम एक्टिविटी ये भारी भरकम वर्ड है, तो अभी फिलहाल इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना समझो, पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ लॉग एच पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव ऑफ pH is equal to माइनस लॉग ब्रैकेट में H पॉजिटिव आयन। और याद रखना, जब भी कोई चीज केमिस्ट्री में इस तरीके से ब्रैकेट में होती है तो इसका मतलब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज टर्म्ड एज पीएच स्केल। ठीक है। ये होता है फॉर्मूले वाइज डेफिनेशन पीएच स्केल की। ठीक है जी, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात आप लोगों को क्या याद रखनी है कि पीएच स्केल वाज मार्क फ्रॉम 0 to 14। जो पीएच स्केल है उसको हमने 0 to 14 मार्क करा हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रखना, टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ, ये पीएच स्केल का खेल चेंज हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा पीएच स्केल है, ये हम लोगों ने बना रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एट रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे जो पीएच है वो वेरी करता है 0 से लेकर 14। 0 का मतलब एसिडिक करेक्टर एंड 14 मींस बेसिक करेक्टर। ठीक है। और इसको हमने मान के चला वाटर का पीएच है। तो वाटर का पीएच में अगर मान लो पी एक एच होता है और एक सिंपली पी ओ एच। अब पीएच का मतलब मैंने क्या बताया था, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और कह सकते हो आप नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। अब मैंने एच पॉजिटिव आयन में बात नहीं करता, मैंने क्या बात करनी शुरू कर दी, नेगेटिव आयन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन। अब मैंने नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव, अगर मैं ओ एच नेगेटिव की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, पी ओ एच हो जाएगा। मैं एच पॉजिटिव की बात करता हूँ तो पी एच हो जाता है। तो पी एच एंड पी ओ एच बात एक ही है, बस हुआ क्या अंतर, वहां पे मैंने एच पॉजिटिव आयन लिया और पी ओ एच में मैंने ले लिया ओ एच नेगेटिव आयन। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो उनकी वैल्यू आती है 14। ठीक। अब ये 14 वैल्यू आई कहाँ से, किसी को कोई एकदम तो ये तो हुआ नहीं कि भाई साइंटिस्ट रात को सो रहा था, भगवान जी ने बोला भाई कि कल से पीएच वैल्यू बता देना सबको जाके, 0 to 14 पीएच वैल्यू होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले पानी की स्टडी कर रहे थे ये लोग। अब पानी है, पानी को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी डालता हूँ तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। हमने पढ़ा था अगर वाटर के यस। अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर कन्वर्ट हो जाती है H2 एंड O2 के अंदर टूट जाती है। ठीक है, अपने अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में टूट गई। अगर हम लोग इसकी आयनिक फॉर्म में स्टडी करें तो वाटर विल डिवाइड इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। इन दो चीजों में वाटर हमारी टूटती है, ये बात सबको पता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर। अब इसी चीज को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जितने भी वाटर के जो जो आयंस हैं उनको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, उस चीज को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। सो इफ यू जस्ट पुट एनी सॉल्ट और एनीथिंग
into water and it divides into its कंपोनेंट, और या फिर वो अपने अपने आयन में टूट जाती है। अब जो आयन्स हैं जितने भी उसके अंदर, उन सब का जो प्रोडक्ट होता है, उनकी जो मल्टीप्लाई है, उनके नंबर को कैलकुलेट करके उनके जो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट। और जो वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट था बेटा, वो आया था 14, वो वैल्यू आई 14। अब ये वैल्यू कैसे आई, क्यों आई, इस चीज के बारे में अभी भूल जाओ, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में 11th में जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखना, वो आई थी 14, और उसी के बेसिस पे इन्होंने पीएच स्केल के बारे में बात करी। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? कोई डाउट इसके अंदर? सर ये लोगारिथम क्या होता है? हाँ, ये लॉगरिदम बेटा एक तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, ये भी एक कैलकुलेशंस को करने का तरीका होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, बेस टू द पावर 10 होती है लॉग, बेस टू द पावर 2 होते हैं। कंप्यूटर में आप लोगों ने बाइनरी सिस्टम वगैरह पढ़ा है आपने? बाइनरी यस नंबर सर। पढ़े हैं कंप्यूटर के अंदर? अगर कोई बच्चा कंप्यूटर, अगर आप लोग पढ़ते हैं, आईपी यस आईपी आईपी सर। होती है अगर आप लोगों के पास में, यस सर। तो एक होता है हमारे पास में बाइनरी नंबर, और एक सिस्टम था डेसिमल नंबर सिस्टम, एक बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने हेक्सागोनल नंबर सिस्टम, हेक्सागोनल नंबर सिस्टम होता है पावर 6 के बारे में। सेम ऐसे ही लॉग भी एक चीज आती है, ये आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे 11th में जाके। अभी पहले 10th क्लास में होता था, तो लॉग वगैरह के बारे में अभी आपको इतना नहीं सोचना, अभी इतना सोचो कि बस लॉग एक मैथमेटिक्स का तरीका होता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको इतना ही सोच के आप लोग चलो, ठीक है। बाकी सिलेबस खत्म होने के बाद में एक बार मैं आपको लॉग के बारे में भी बता दूंगा, बड़ी आसान सी छोटी सी चीज है, एक बार समझ लोगे। ये लॉग आपको, हाँ इतना मैं बता देता हूँ, ये लॉग आपका जब तक साइंस रहेगी तब तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। आपको इस लॉग के बारे में काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो पीएच स्केल यहाँ तक समझ में आया आपको? इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलिए जी, नो सर। अब देखो ये पीएच स्केल की ये वाली फोटो एनसीईआरटी से मैंने ये ली हुई है। अब एनसीईआरटी से फोटो देखो, पीएच स्केल अगर आपका 7 है तो उसे बोल देते हैं हम लोग न्यूट्रल, 0 है तो बोल दिया मैंने एसिड, और अगर मेरा ये बेसिक है तो ये बढ़ता रहता है, 14 की तरफ जाता है। अब किसी चीज को मान लो मैंने बोला पीएच स्केल है मेरे पास 4, तो ये पीएच स्केल है मेरे पास उसका 3, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज मोर। So if pH is 3 means concentration of H positive ion is more than pH वैल्यू 4। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका मैं इसे क्या बोल सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज लेस देन pH 4। अगर मैं इस 3 की बात करूं, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, बट OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो आप ये देख सकते हो, जैसे जैसे लोअर द वैल्यू, लोअर पीएच मींस more H positive ion. So pH value is inversely proportional to concentration of H positive ion. इस बात को याद रख लो सारे, काम की बात है, ये बीज मंत्र है ये इसका। जितनी पीएच वैल्यू कम उतना H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, और इसका उल्टा कर दो, pH value is directly proportional to concentration of OH negative ion. जितनी pH वैल्यू ज्यादा उतना ज्यादा OH नेगेटिव आयन, जितनी pH वैल्यू कम उतना ज्यादा उतनी कम OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और हाँ एक बात और, pH को लिखते हुए स्मॉल p और कैपिटल H, ये रिप्रेजेंटेशन की याद रखनी है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट होता है। इसको ये मत कर देना pH इस तरीके से मत लिख देना, या फिर P और H कुछ और अलग ही बना के चलो आप लोग, कैप स्मॉल p और कैपिटल H, दिस इज द वे टू राइट pH। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जितना ज्यादा ब्लू है इसके अंदर OH नेगेटिव आयन ज्यादा है, सो न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के अंदर OH नेगेटिव और H नेगेटिव की आयन लगभग बराबर होते हैं, लगभग क्या पूरे ही बराबर होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आता है। चलिए, अब
जरा इस बात को ध्यान से देखिए, इस फिगर को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। अब पीएच में एक्चुअली क्या है, है पीएच स्केल, इसे बोलते हैं हम कलर्ड पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा एसिडिक है या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है। आप लोग देख सकते हो 10 के से लेकर 14 तक लगभग एक ही कलर है, और इन अ सेम वे 1 2 3 एंड इवन 4 कलर एक ही है। तो ये बड़ा ही मामूली सा डिफरेंस होता है इन कलर में। तो हम लोगों के लिए डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर बॉयज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कलर्स। अगर मैं 2 और 3 की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा कम लड़के होते हैं जिनके पास ये दिव्य शक्ति होती है कलरों को डिफरेंशिएट करने की। हाँ, गर्ल्स के पास में ये दिव्य शक्ति एकदम बाय डिफॉल्ट होती है बेटा, वो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से समझ सकती है। थोड़ा बॉयज के अंदर ये दिक्कत आती है। ठीक है, सानवी बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने बेटा ये वाली बात? चलो। यस सर, आपको नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, मुझे बेटा दिखाई तो दे रहा है थोड़ा थोड़ा, बट कभी कभी दिक्कत पड़ जाती है, बॉयज के साथ दिक्कत होती है ये। ठीक है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी प्यार का पंचनामा, अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें भी ऐसा ही डायलॉग है। तो ध्यान से देखना, कभी मूवीज ध्यान से देखा करो। जी पढ़ाई सर। तो तुम करते नहीं हो या करते हो? चलो। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं 7 8 एंड 9, स्पेशली 8 एंड 9 कलर, इसमें बड़ा डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। तो इन चीजों से बचने के लिए, इन कलर डिफरेंस को जब भी हम देखते हैं, तो ये ना एक कभी कभी एक तुक्केबाजी सी होती है, इट्स नॉट अ एक्यूरेट वन। तो इसमें एक्यूरेट नहीं है बेटा ये, तो आपको इसमें देखने पे, जब आप इससे किसी भी चीज का कलर देख के आप लोग अगर पीएच स्केल के बारे में पता करते हो, तो दैट मे और मे नॉट बी एक्यूरेट वन। तो आपको जो है इसके थोड़ा सा और मेथड को भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। बट अब काम की बात इसके अंदर, सबसे पहले ये गैस्ट्रिक जूस, इसका ये याद करो, 2 3 4 और ये पांचवा, ये पांचों के पांचों की पीएच वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। गैस्ट्रिक जूस कौन सा है? बायो के चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, HCl जाता है स्टमक के अंदर, तो उसका जो पीएच वैल्यू है वो है 1.2, ये याद रखना। ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ HCl इन स्टमक उसकी 1.2 है। लेमन जो हम लोग नींबू आजकल लेते हैं विटामिन सी के नाम पे, तो इसकी पीएच वैल्यू है 2.2। प्योर वाटर और ब्लड, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच वैल्यू 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ काम आते हैं पता है आप लोगों को? मिल्क यस ऑफ सर, मैग्नीशिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ठीक है। जब आप लोगों ने सुना होगा, बुजुर्ग लोग जैसे होते हैं घर में, पापा मम्मी हो गए, दादा दादी वगैरह, जैसे ही वो लोग पकौड़े वकौड़े कुछ तला वाला खा लेते हैं, उसके आधे पौने घंटे बाद बोलते हैं भाई एसिडिटी होगी पेट में, एसिडिटी होगी हमारे पेट में। तो वो जो पेट में एसिडिटी होती है उसका मतलब है कि पेट के अंदर ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, ये ज्यादा हो गया। और उस गैस्ट्रिक जूस का मतलब है एसिड। अब एसिड को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? उठा के उसके ऊपर बेस डाल दो। तो ये जो इनो हम लोग पीते हैं, इनो इज अ बेस, इनो होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन का एक सॉल्यूशन आता है पिंक कलर का। तो इस तरीके से ही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका चुपचाप 1 चम्मच पियो और पेट में शांति, गुड़गुड़ होनी बंद हो जाती है, जो खट्टी सी डकारें आनी होती है, एसिडिटी की महसूस होती है, वो चीज हमारी खत्म हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू है वो 10 होती है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 14। तो ये पीएच आपको याद करने हैं, पेपर में डायरेक्ट इन पीएच के ऊपर कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा पीएच के ऊपर एक चीज और दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, अभी एनसीईआरटी को मैं ओपन करता हूँ। ये वाली टेबल, टेबल 2.3, सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, इनकी जो पीएच है और ये जो एसिड के नाम है, ये आपको सारा का सारा याद करना है। टेबल 2.3 को याद रखना। विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड है, ऑरेंज के अंदर साइट्रिक एसिड, टी फॉर टर्मरिक यानी इमली, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड। यही टार्टरिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं किसके अंदर? बेकिंग सोडा बनाने के अंदर। ठीक है। बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक एसिड भी होता है। आपके पास टमाटर है, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। हमारे पास मिल्क है, सोर मिल्क कह लो या कर्ड कह लो, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। कुछ लोगों को लैक्टिक एसिड की से खाने से दिक्कत भी हो जाती है, उनको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड इंटॉलरेंस होती है उनके अंदर। ठीक है। देन लेमन, लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड। जो चींटी काटती है आंट स्टिंग, उसके अंदर मेथनोइक एसिड। और नेटल क्या है? ये भी एक तरीके से कीड़ा ही है, कीड़े के जो स्टिंग होता है उसके अंदर भी क्या होता है? मेथनोइक एसिड होता है।
तो ये सारे के सारे एसिड के कौन से नेचुरल सोर्स हैं एसिड के, इनको याद करके रखना, ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो जी, इसके अलावा एक बार फटाफट हम लोग देखते हैं एसिड के बारे में हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो पीएच में जरा यहाँ से हम लोग एक बार रीडिंग करते हैं। अ पीएच स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन called a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale has been developed. A P in pH stands for Poisson, Potness in German. ये जर्मन लैंग्वेज है, सॉरी फ्रेंच में गलत बोल गया था, ये जर्मन लैंग्वेज है Poisson meaning power. On the pH scale, we can measure pH generally from 0, that is very acidic, and 14, that is very alkaline, or you can say basic in nature. So pH should be taught simply as a number which indicates acid or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower the pH, or higher the OH negative ion concentration, then higher the pH value. तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी पहले ही, यही सब चीजें थी इसके अंदर, और इसके अंदर आपको ज्यादा फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया, ये डन हमारे पास। हाँ जी, अब एक ये पैराग्राफ देखते हैं। The strength of acid and base depends upon the number of H positive ion and OH negative ion produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid, then the concentration say 1 molar, then these produce difference between the different amount of hydrogen ion. अब ये जो 1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसने सिर्फ इतना नाम दे दिया 1 मोलर। ये कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? 1 मोलर का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लास 9th में मोल्स के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, याद है? तो वो सॉल्यूशन, यस सर। ठीक है, जिसके अंदर एक ही मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसे बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। तो अगर किसी 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो उसका मतलब वो एसिडिक है, ज्यादा OH प्रेजेंट है तो वो बेसिक है। तो ये वाली बात याद रखना आप लोग इसके अंदर। 1 मोलर ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। डेफिनेशन क्या होगी 1 मोलर की? when 1 mole of solute is dissolved in 1 liter of solution. यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। ये इसके बारे में अभी इतना ही पढ़ना है, क्लास 11th में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले आती है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी वेरी पीएच सेंसिटिव। अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की रेंज होती है 7 से लेकर 7.8 तक। ये वाली वैल्यू याद रखना, पेपर में डायरेक्ट आ जाती है। हमारी बॉडी किस पीएच वैल्यू पे काम करेगी? 7 से लेकर 7.8 तक। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ओनली survives only a narrow range of pH change. हमारी बॉडी जो है वो 7 से लेकर 7.8 तक की pH की चेंज के अंदर सरवाइव करती है। इससे ज्यादा या इससे कम pH वैल्यू होने लगी तो हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब मान लो आजकल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पॉल्यूशन की वजह से कई बार एसिड रेन हो जाती है, और एसिड रेन का पीएच होता है अराउंड 5.6 से लेस होता है। 5.6 से लेस का मतलब 5, 4, 4.5, 4.8, 4.9 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। जब अगर 5.6 से बारिश का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है तो उसका नाम दे दिया जाता है एसिडिक रेन। और जैसे ही ये एसिड रेन किसी न किसी जगह पे पड़ती है तो वहां पे रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, और यही एसिड रेन समझो कि मान लो नदी में हो गई, किसी समुद्र में हो गई, तो वहां के पानी के साथ मिलके उसकी पीएच वैल्यू को कर देगी कम। और जो जितने भी एक्वेटिक लाइफ हैं वो रह सकते हैं 7 से लेकर 7.8 तक, और पीएच वैल्यू तुम लोगों ने कर दी कम, तो जितनी भी बेचारी एक्वेटिक लाइफ है वो सारी की सारी डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए जीना, और वो हो सकता है मर भी जाए। बिल्कुल ऐसे ही समझो कि तुम्हारी स्किन के ऊपर एसिड गिर गया तो तुम्हारी स्किन गल जाएगी, तो सेम ऐसे ही सोच के देखो उन बेचारों ने एसिड में तो जीने लगे वो, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे एकदम, उनसे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स। The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. अब वीनस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड के से बना हुआ है।
तो इसका मतलब है सोच सकते हो कि वीनस के ऊपर तो कोई भी जीवन का तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इतना खतरनाक वहां का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ पीएच स्केल ऑफ सॉइल। अब सॉइल के पीएच स्केल से क्या मतलब है और टेस्ट कैसे करोगे? हमने क्या करा, सॉइल का एक सैंपल लिया 2 ग्राम का, उसको 5 ml वाटर में मिलाया और उस टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से शेक कर दिया। ठीक, और उस टेस्ट ट्यूब को शेक करने के बाद में यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया और उस सॉइल का पीएच वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं उस पानी के थ्रू। अब हर एक जगह की सॉइल की पीएच वैल्यू सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ पीएच वैल्यू एसिडिक होती है, कुछ पीएच वैल्यू उसकी मोर टुवर्ड्स द बेसिक होती है। अब एसिडिक और बेसिक किस वजह से होती है? उनके अंदर मिलने मिलने वाले मिनरल्स की वजह से। अब जैसे कि जहाँ पे लाइमस्टोन की खदानें हैं जिस जगह पे, तो वहां की जो पीएच वैल्यू होगी वो थोड़ी सी जो है आपका एसिडिक करेक्टर की तरफ चली जाती है। ठीक है, लाइमस्टोन किससे बनता है? लाइमस्टोन सॉरी, बेसिक बेसिक करेक्टर की कैल्शियम तरफ कार्बो। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब CaCO3 किससे बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, और दूसरा हमारे पास क्या जाएगा? नहीं, CaCO3 है ना, तो कार्बोनिक एसिड के थ्रू बनेगा, और दूसरा बनेगा H2SO4। H2SO4 एसिड हो गया मेरे पास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई और ऐसी चीज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैं लेता हूँ H2SO4। H2O। ठीक है, दो चीजों कैल्शियम कार्बोनेट दो चीजों से बनेगा। पहला कौन सा आपके पास में? सॉरी, कार्बोनेट बोल रहा हूँ ना मैं, तो H2SO4 तो यूज ही नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यस कार्बोनिक सर। कार्बोनिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दो चीजों से बनेगा। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड थोड़ा वीक एसिड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपकी स्ट्रॉन्ग बेसिक करेक्टर, तो कैल्शियम कार्बोनेट का थोड़ा सा जो करेक्टर है वो बेसिक की तरफ चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कुछ पीएच वैल्यू चेंज होती है। तो और हर एक प्लांट को एक स्पेसिफिक पीएच की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही अगर मान लो मेरी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो मैं उसके अंदर लाइमस्टोन डाल दूंगा, उसके अंदर चॉक पाउडर डाल दूंगा, सो दैट उसकी वैल्यू थोड़ी सी जो है एसिडिक कम हो जाए, वो बेसिक की तरफ चली जाए। सेम ऐसी अगर कोई बेसिक पीएच होगी किसी की बहुत ज्यादा, उसको एसिडिक करने के लिए कोई मैं उसके ऊपर एसिडिक सॉल्ट डाल दूंगा और उस पीएच वैल्यू को मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा। ठीक है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। देन आ जाओ पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम ज्यादा तेल पकौड़ी वाली चीजें खाते हैं, तो डाइजेशन में होता क्या, हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, और इस एसिड प्रोड्यूस होने से कई बार हमें ज्यादा वो एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो पेट में जलन मचती है, इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन सी होती है। ठीक है, और इस जलन से बचने के लिए हम लोग लेते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड मीन्स जो चीजें एसिड के अगेंस्ट होती हैं। तो एंटा एसिड लेने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, बेस ले लो। अब बेस का मतलब ये नहीं है केमिस्ट्री लैब में से उठे और सोडियम हाइड्रोक्साइड को पी गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे माइल्ड बेस का काम करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ वेरी वेरी माइल्ड बेस। तो इसको हम लोग 1 चम्मच पी के हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक के अंदर जो एसिड है, नॉट बॉडी का, मैं बोलूंगा स्टमक के अंदर जो एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग बेस को मैं पी जाता हूँ, तो हमारी बॉडी और ज्यादा एसिड हमारी बॉडी छोड़ना शुरू कर देती है, हमारा स्टमक, और उसकी वजह से हमें आगे जाके स्टमक अल्सर भी हो सकता है। और स्टमक अल्सर में होता है क्या, स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसके ऊपर घाव बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे खून रिसना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे पस बनना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल जैसे हमारी चोट लगती है ना, कई बार आप लोग देखा होगा, अब तुम छिल जाए या कुछ हो जाए तो ऊपर घाव बनना स्टार्ट होता है, वो एक गंदा सा घाव बन जाता है। तो सेम वैसे ही घाव हमारे पेट के अंदर भी बनने स्टार्ट होते हैं, और उस चीज को बोल देते हैं हम लोग स्टमक अल्सर। और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई स्टमक अल्सर। जीना बिल्कुल जिंदगी बेकार हो जाती है इसमें स्टमक अल्सर के अंदर, बंदे की खाना पीना सब बंद हो जाता है, बुरी हालत। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखनी होती है स्टमक अल्सर के बारे में। तो तभी भी कहते हैं कि ज्यादा तेल पकौड़ी वाले चीजें भी मत खाओ, क्योंकि ये जो सोचते हैं ना इनो लेके या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेके हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी, वो कुछ मोमेंट के लिए तो ठीक होती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग उसकी अपनी बॉडी की एस्टेसी कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ये मैं आपको कभी और बताऊंगा कि एक्चुअल में हमारी बॉडी किस तरीके से मैकेनिज्म करती है, इसके बारे में कल नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। ठीक है, अब आ जाओ पीएच स्केल एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अब बचपन में आप लोगों को बोला होगा आपके मॉम एंड डैड ने कि भाई चॉकलेट खा के सोना नहीं है, रात को ब्रश करके सो, रात को ब्रश करके सो, चॉकलेट खा के नहीं सोना। चलो एक काम करते हैं, ये जो पीएच स्केल का चॉकलेट वाला है और सेल्फ मैकेनिज्म, इसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा, या आज ही थोड़ा सा और दोबारा पढ़ना चाहोगे, और नेक्स्ट मीटिंग में आ सकते हो अगर
टाइम है आप लोगों के पास? स्कूल है। सर क्लास है। क्लास है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पीएच स्केल के बारे में, टूथ डिके और सेल्फ डिकेंस मैकेनिज्म, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ी सी मैं इसके बारे में भी और जानकारी देता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज के लिए इतना ही। कल फिर सुबह हम लोग सेम टाइम पे मिलते हैं अपना, ठीक है, ओके 7 सर। o'clock। ठीक है, चलो फिर करिए मजे आप लोग, ध्यान से रखिए। बाय ये मैं सर। lecture- हाँ बाय बेटा, Bye, चलो sir. टेक Bye, केयर, sir. बाय बाय, टेक केयर। ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग इसको देखिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।